नमस्कार दोस्तों, स्वागत, अभिनंदन। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि हमारे जो डेट म्यूचुअल फंड्स हैं, डेट इन्वेस्टमेंट्स या कोई भी किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, उसको सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन का। हम इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन को एक निवेशक के लिए समझना बहुत ज़रूरी है, पर उतना आसान नहीं। इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन को कौन प्रभावित करता है वो भी तो हमें समझना होगा, और उसको समझने के लिए हमें इकोनॉमी समझनी होगी कि इकोनॉमी क्या हो। इकोनॉमी एक बहुत साधारण शब्द है, साधारण विषय है, पर एक बहुत जटिल प्रक्रिया से काम करता है। पर एक इकोनॉमी को आसान लेमैन भाषा में अगर समझना हो तो हम क्या कहेंगे? इकोनॉमी एक मशीन है जिस मशीन में दो घिरियां होती हैं, दो दंड चक्र होते हैं। एक होता है प्रोडक्शन करने वाला, एक होता है कंजप्शन करने वाला, और इनके बीच के संबंध को, इनके बीच के ट्रांजैक्शंस को, इनके बीच की खरीदारी को, इनके बीच में जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जो खरीद रहा है और जो बेच रहा है, उसी को इकोनॉमी कहते हैं। तो इकोनॉमी क्या हुई? इकोनॉमी एक सिंपल सी चीज़ है, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। जिस इकोनॉमी में जितने ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं वो इकोनॉमी उतना ज़्यादा ग्रो करती है। दूसरे शब्दों में ध्यान से इस बात को समझिएगा, आपके जीवन में इकोनॉमी में दो बातें बहुत ज़रूरी होती हैं, आपकी आमदनी और आपका खर्चा। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी आमदनी कैसे आती है? एक रुपया भी जीवन में दोस्तों जो आप कमाते हैं, ये हमेशा किसी ना किसी का खर्चा होता है, और अगर खर्चा समाज में नहीं होगा तो आपकी आमदनी नहीं होगी। खर्चा अगर बढ़ता रहता है तो इकोनॉमी बढ़ती रहती है। तो खर्चा मतलब कंजप्शन। कंजप्शन कौन करता है समाज में? आप और मैं, जिसे हाउस होल्ड कहते हैं। हाउस होल्ड कंजप्शन करता है, और क्योंकि वो कंजप्शन करता है, उसको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, उसको वस्तुएं चाहिए, उसको सेवाएं चाहिए। तो समाज के अंदर एक बहुत ही एम्बिशियस व्यक्ति होता है जिसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं, साहसी व्यक्ति कहते हैं। ये उत्पादन करता है, ये वस्तुओं को उत्पादन करता है। पर वो वस्तुओं को उत्पादन कैसे करेगा? उसको वस्तुओं को उत्पादन करने के लिए जमीन चाहिए, उसको वस्तुओं को उत्पादन करने के लिए पूंजी चाहिए, उसको वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए एंटरप्रेन्योर तो है ही, वो स्वयं है। उसको वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए वर्कर्स चाहिए जिनको आप लेबरर्स कहते हैं। ये कहां से आएंगे? तो लैंड, लेबर और कैपिटल और एंटरप्रेन्योर समाज उसको प्रोवाइड करता है। पर समाज उसको क्यों वर्कर देगा? समाज उसको क्यों पूंजी देगा? समाज उसको क्यों जमीन देगा? क्योंकि वो अपने उत्पादन को जब बेच पाएगा तो उसकी कमाई होगी, जिसको प्रॉफिट्स कहते हैं, जो अपने पास रखेगा। उस प्रॉफिट में से वो समाज को, जो वर्कर्स आए हैं, उनको वेजेस देगा। वो समाज को, जिसने उसको कैपिटल दिया है, उसको पूंजी दिया है, उसको इंटरेस्ट रेट्स देगा। और समाज में वो व्यक्ति जिसने उसको जमीन दी है, उसको रेंट देगा। इस तरह से कंजप्शन करने वालों की कमाई होती है, और कंजप्शन करने वाले जब अपनी कमाई को खर्च करते हैं तो प्रोड्यूसर की कमाई होती है। एक सर्कुलर फ्लो है, एक का खर्चा, दूसरे के इनकम, दूसरे के इनकम, उसका खर्चा, पहले के इनकम, और ये दंड चक्र घूमते रहते हैं। प्रोडक्शन कंजप्शन को धक्का लगाता है, कंजप्शन प्रोडक्शन को धक्का लगाता है। और दोस्तों इसमें एक दिक्कत आती है और बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न होती है। वो समस्या ये है कि जो कंज्यूमर है, जो हाउस होल्ड है, वो भविष्य को लेके अनिश्चित रहता है, और वो अपनी कमाई का पूरा हिस्सा खर्च नहीं करता है। और जब वो अपने कमाई का पूरा हिस्सा खर्च नहीं करता है तो वो बचत हो जाती है, और बचत होते ही, खर्चा कम होते ही सामने वाले की आमदनी कम हो जाती है। हमने याद रखिएगा, एक का खर्चा दूसरे की आमदनी होती है। तो जैसे ही आपने बचत की, आपका खर्चा कम हुआ, सामने वाले की आमदनी कम हो गई, अरे इकोनॉमी ठप हो जाएगी, चक्र घूमना बंद कर देगा। अब उस चक्र को धक्का कौन लगाएगा? ऐसे में फाइनेंशियल मार्केट्स आते हैं। फाइनेंशियल मार्केट क्या होते हैं? ये एक मार्केट होता है जहां पर वो लोग आते हैं जो बचत करते हैं, जिनके पास अतिरिक्त पैसा है, और यहां पर वो लोग आते हैं जिनके पास पैसा कम है। तो फाइनेंशियल मार्केट मैकेनिज्म के जरिए जो सेवर्स हैं वो अपना पैसा बोरोवर्स को देते हैं, और बोरोवर्स ने जैसे ही पैसा बोरो किया उसको खर्च किया, इकोनॉमी वापस चलने लगती है। जितना पैसा इकोनॉमी में आया सारा खर्च हो गया, क्योंकि आपकी सेविंग को जैसे ही आपने लैंडिंग किया वो खर्च हो गया। एक चौथा व्यक्ति इस समाज में आता है जिसको गवर्नमेंट कहते हैं। अब ये गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, और टैक्स फिर से लीकेजेस होते हैं, क्योंकि आपने 100 रुपया कमाया और सरकार ने अगर 20 रुपया टैक्स लगा दिया तो आपके खर्चा 80 रुपये होगा। लेकिन चिंता की बात नहीं है, सरकार ने जो 20 रुपया टैक्स लगाया वो उसको खर्च करती है, उससे ज़्यादा ही खर्च करती है। इसको डेफिसिट फाइनेंसिंग कहती है, और कभी बाद में इसके बारे में बात करेंगे। तो सरकार ने जो लीकेजेस किया उसको वापस समाज में इंजेक्ट कर दिया। तो ये जो फ्लो है, ये जो सर्कुलर फ्लो है, ये सर्कुलर फ्लो चलता रहता है। कंजप्शन, फाइनेंशियल मार्केट, प्रोडक्शन, गवर्नमेंट, इनके बीच में चलता रहता है।
अब ये फ्लो कब तक चलता रहेगा, ये निर्बाध गति से चलता रहेगा, इसको तय करने के लिए हमारे पास में बायर्स एंड सेलर्स में ये व्यवस्था बनी रहे। इसको प्रभावित कौन करेगा? इसको प्रभावित करती है महंगाई, इसको प्रभावित करती है इंटरेस्ट रेट्स, और इसको प्रभावित करते हैं कितना आसानी से समाज में उधार मिलता है। महंगाई आपके खर्चों को प्रभावित करती है, इंटरेस्ट रेट्स आपके खर्चों को प्रभावित करते हैं, आप उधार ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं आपके खर्चों को प्रभावित करती हैं। और जो भी प्रभाव होता है इस मशीन की प्रक्रिया के अंदर वो घर्षण लेके आता है, फ्रिक्शन लेके आता है, और इकोनॉमी अनस्टेबल हो जाती है। इकोनॉमी के अंदर खर्च और इनकम बराबर नहीं हो पाती है। हमेशा जो आपके चॉइसेस होते हैं वो इकोनॉमी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा सोने में निवेश करना चाहते हैं तो इकोनॉमी को नुकसान हो जाता है। कभी कभी आप इकोनॉमी में सारे लोग खर्चा करना चाहते हैं तो इकोनॉमी को नुकसान हो जाता है। इकोनॉमी में सेविंग्स न हो तो नुकसान हो जाता है। ये अति सर्वत वर्जित वाली कहानी है। हर चीज़ आगे बढ़ सकती है और नुकसान हो जाता है। याद दिलाता हूं मैं आपको 1929 का ग्रेट डिप्रेशन जो यूएस में हुआ था, उत्पादन बहुत ज़्यादा हो गया और उस उत्पादन का उपभोग नहीं हो पाया तो प्रोड्यूसर्स ने वर्कर्स को निकाल दिया। वर्कर्स की आमदनी कम हो गई और आमदनी कम होने से कीमतें कम हो गई, कीमतें इतनी कम हो गई कि वो डिफ्लेशनरी हो गई और डिफ्लेशन होते ही लोग पैसा खर्च नहीं कर पाए। ऐसे में सरकार आई और सरकार ने ढेर पैसा खर्च किया जिसको डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। विस्तार से उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन हमारे समाज में लोग कैसे पैसा खर्च करें, हमारे समाज में लोग कैसे पैसा बचत करें, उनका जो व्यवहार है वो संतुलित रहता है, इकोनॉमी निर्बाध गति से चलती रहे, इसके लिए सरकार कोशिश करती है कि वो हमारे निर्णय को प्रभावित करे। और हमारे निर्णय को कैसे प्रभावित करती है? वो समाज में इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट और क्रेडिट पे असर डालती है और इस असर डालने के तरीके को मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं और इस तरीके को फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। 1970 के पहले दुनिया, 1930 के पहले 70 साल 100 साल पहले दुनिया कभी भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में ज़्यादा पढ़ती नहीं थी। वो केवल माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ती थी, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है इंडिविजुअल इकोनॉमी में क्या करेगा। हर इंडिविजुअल इकोनॉमी में अपने लिए बेहतर चाहता है। एक बेचने वाला महंगाई ज़्यादा चाहता है, एक खरीदने वाला वो महंगाई कम चाहता है, एक उधार पे पैसा देने वाला ब्याज ज़्यादा चाहता है, एक उधार पे पैसा लेने वाला ब्याज कम चाहता है। तो इसको संतुलित कैसे किया जाए, ग्रेट डिप्रेशन ने हमें यह सिखाया। और ग्रेट डिप्रेशन के बाद में दुनिया में एक विज्ञान आया जिसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स दो बड़े टूल होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। और सरकार मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के साथ क्या करती है, ये आपके इन्वेस्टमेंट्स को प्रभावित करते हैं, ये आपके डेट इन्वेस्टमेंट्स को प्रभावित करते हैं, इसलिए इनको समझना भी बहुत जरूरी है। पर मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी किसको प्रभावित करती है? हमारी जीडीपी या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को प्रभावित करती है। तो अगले वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे ये इकोनॉमी जो है इसका मेजरमेंट क्या है, जिसे हम जीडीपी कहते हैं, ये क्या होती है और किस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी के द्वारा सरकार हमारे इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट्स को प्रभावित करती है। अगले वीडियो में जीडीपी क्या है इसको समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आपने वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन हैं। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।